अब वक्त आ गया है हेनरी फेयोल्स के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने का। पार्ट 1, 2 एंड 3 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पार्ट 1, 2 एंड 3 में हमने डिस्कस किए थे F.W. Taylor's 4 principles of scientific management and 7 techniques of scientific management, right? इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं 7 principles of फेयोल, हेनरी फेयोल के 7 principles। जो रिमेनिंग 7 principles हैं, यानी कि यहाँ पर 8 to 9 14 दे रखे हैं, ये सभी प्रिंसिपल्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ये पार्ट 4 है, पार्ट 5 में हम ये रिमेनिंग 7 प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे, राइट? सो आई एम गोइंग टू क्विकली बिगिन विथ डिवीजन ऑफ वर्क। नीलिमा मेहता के साथ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए आप, राइट? सो सबसे पहला हमारा जो प्रिंसिपल है विच इज कॉल्ड एज डिवीजन ऑफ वर्क, राइट? इसको पहले हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एक टेबल बनाने का एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कि एक टेबल बनानी है और ऐसी फिर हमको बाद में बहुत सारी टेबल्स बनानी है, राइट? तो आप 10 टेबल्स बनानी है लेट्स से, राइट? एक तरीका तो ये है कि हम वर्कर को बोले कि पूरी टेबल आप बनाओ, है ना? हर वर्कर कंप्लीट वर्क रिलेटेड टू टेबल विल बी टेकन अप बाय वन वर्कर ईच, लाइक दैट। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि इस टेबल बनाने के टास्क को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। पहला जो पार्ट है, पहला जो जॉब है इसका, वो ये है कटिंग ऑफ वुड इन द स्पेसिफिक साइजेस और प्री डिसाइडेड साइजेस। जो दूसरा पार्ट है, सेकेंड पार्ट, फिक्सिंग ऑफ वुड एंड द लेग्स ऑफ द टेबल। जो पार्ट 3 है, यानी कि तीसरा टास्क है इसमें, वो हो जाएगा पेंटिंग ऑफ द टेबल एंड I will say putting Sanmaika and giving the finishing touches. Right now, what will be done? It is that ki one worker or a team of worker will repeatedly perform the task of cutting wood. Other team will be repeatedly performing the fixing of table, and the next team will be actually involved in the finishing of the table. Right? This is basically application of work, application of division of work, I'm really sorry, right? So यहाँ पे what is the principle saying? The work of business can be divided into small specialized task, है ना? जैसा कि हमने टेबल बनाने के टास्क को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक टीम से बोला कि उसी को कंटिन्यूअसली परफॉर्म करो। उससे क्या होगा? अगर हम थोड़ा सा सोचे कि एक व्यक्ति को सिर्फ कटिंग ही करनी है, उसका प्रिसीशन, उसकी स्पीड, एफिशिएंसी, एवरीथिंग विल बी इम्प्रूव, right? That the person will become specialist. So the work of business, यानी कि बिजनेस में जितना काम है, याद रखना, सिर्फ फैक्ट्री की बात नहीं कर रहे हम। ये जो लास्ट लाइन लिखी है ना, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क इज अप्लाइड टू ऑल काइंड्स ऑफ वर्क, मैनेजरियल एंड टेक्निकल। तो जितना काम है, हर तरीके के काम को हमें छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देना है। ईच टास्क विल बी परफॉर्म बाय अ स्पेशलिस्ट और अ ट्रेन पर्सन, राइट? एक टास्क जो है वो स्पेशलिस्ट और ट्रेन पर्सन करेगा। द रिजल्ट विल बी स्पेशलाइजेशन, राइट? दैट इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट आउटपुट। एक बात और समझ लीजिए, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये मैंने अभी एक एग्जांपल लिया है प्रोडक्शन का, जहाँ पे प्रोडक्शन होता है उसका एक एग्जांपल लिया, सिंपलेस्ट एग्जांपल। आप एक बात और समझिएगा कि ये जो डिवीजन ऑफ वर्क है, इट इज आल्सो एप्लीकेबल टू एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। फॉर एग्जांपल, द ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट। ये भी डिवीजन ऑफ वर्क है। आपके स्कूल में there will be some teachers teaching only English, others teaching only accountancy or others teaching only economics, right? तो ये भी डिवीजन ऑफ वर्क है। या आपके स्कूल में अकाउंट्स डिपार्टमेंट अलग होगा, आपका एकेडमिक डिपार्टमेंट अलग होगा, दैट इज टीचिंग पार्ट, और लेट्स से कि सिक्योरिटी, क्लीनिंग डिपार्टमेंट अलग अलग होंगे, ये भी डिवीजन ऑफ वर्क है, राइट? सो दिस इज अबाउट डिवीजन ऑफ वर्क। एक और बात समझिएगा, अगर कॉज डिवीजन ऑफ वर्क है तो रिजल्ट स्पेशलाइजेशन है। अगर रिजल्ट इफेक्ट स्पेशलाइजेशन है तो समझ जाइएगा कि कॉज जो है वो डिवीजन ऑफ वर्क है। हमारा जो सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड, राइट? यहाँ पे आप 2 पिक्चर्स देख सकते हो, राइट? पिक्चर 2 पे आते हैं। सबसे पहले ये जो यहाँ पर क्रॉस लगा हुआ है ना, इस पिक्चर की तरफ ध्यान दीजिए। व्हाट इज हैपनिंग हियर? द सबऑर्डिनेट्स आर रिसीविंग कमांड फ्रॉम मोर देन वन सुपीरियर। अगर ऐसी सिचुएशन है कि एक सबऑर्डिनेट को
एक से ज्यादा सुपीरियर से कमांड मिल रहा है, व्हाट विल बी द रिजल्ट? या तो वो किसी का भी काम ठीक से नहीं कर पाएगा, मतलब वो सबका काम करने की कोशिश करेगा, सभी सुपीरियर्स हैं उसके, लेकिन हो सकता है वो किसी का भी काम ठीक से ना कर पाए, या ये होगा कि वो काम बिल्कुल करेगा ही नहीं, या ये हो सकता है कि किसी एक का काम कर देगा और किसी एक का काम नहीं करेगा। कुल मिला के व्हाट विल बी द रिजल्ट? द डिसिप्लिन इज इन जियोपार्डी कह सकते हैं हम, दैट इज द डिसिप्लिन विल बी इन प्रॉब्लम। और हम ये भी कह सकते हैं कि द अथॉरिटी ऑफ द सुपीरियर इज एक्चुअली अंडरमाइंड। ये यहाँ पे प्रिंसिपल लास्ट जो देख रहे हैं, अथॉरिटी इज अंडरमाइंड, डिसिप्लिन इज इन जियोपार्डी, ऑर्डर डिस्टर्ब्ड एंड स्टेबिलिटी थ्रेटन्ड। किस केस में? when the unity of command is not followed, when the principle of unity of command is not followed, then what is the principle of unity of command saying? The principle of unity of command is saying the subordinate should receive orders from only and only one superior, right? क्या लिखा है यहाँ पे, ध्यान से देखिए। The principle of unity of command states that each participant in the formal organization should receive orders from and be responsible to only one superior. Dual subordination मतलब मैं दो, एक से ज्यादा सुपीरियर की सबॉर्डिनेट हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। डुअल सबॉर्डिनेशन शुड बी अवॉइडेड। क्यों? क्योंकि अगर ये प्रिंसिपल वायलेट होता है तो अथॉरिटी इज अंडरमाइंड, डिसिप्लिन इज इन जेopardy, अंडर ऑर्डर डिस्टर्ब्ड एंड स्टेबिलिटी थ्रेटन्ड। ये इसका रिजल्ट होगा। तो ध्यान से सुनना, इफ यूनिटी ऑफ कमांड इज वायलेटेड, this will be the result, and if the unity of command is followed, then there will be order in the organization, right? So this is about the principle of unity of command. Yes, हमारा थर्ड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, राइट? आप यहाँ पे पिक्चर में क्या देख सकते हैं कि one group of activities having one head and one plan. ये एक बंदा है जो इसको हेड कर रहा है और इसका ही प्लान है जो पूरे ग्रुप को एक्चुअली मैनेज कर रहा है या पूरे ग्रुप को आई विल से कि डायरेक्शन दे रहा है, राइट? अब है ना, हम थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेट सपोज करो कि देर इज अ ऑर्गेनाइजेशन, उसके टॉप पे देर इज सम पोस्ट, राइट? उसके टॉप पे कोई पोस्ट है। then the organization is, let's suppose करो, divided into various activities। हमारे यहाँ पे होती है, right? एडवर्टाइजमेंट अपने लिए एक एक्टिविटी हो सकती है, प्रोडक्शन हमारे लिए एक एक्टिविटी हो सकती है, देन फाइनेंस हमारे लिए एक एक्टिविटी हो सकती है। अब मैं एडवर्टाइजमेंट की बात करती हूँ, राइट? तो एडवर्टाइजमेंट की अगर मैं बात करूं तो लेट्स सपोज करो कि हम दो तरीके से एडवर्टाइजमेंट करते हैं। एक एडवर्टाइजमेंट हम करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू और एक एडवर्टाइजमेंट हम करते हैं प्रिंट मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर एटसेट्रा, राइट? नाउ व्हाट प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज सेइंग, राइट? द advertisement which is related to social media will have one head, one plan. The advertisement related to print will have one head, one plan. Both social media and print will be under the advertisement department, and advertisement department will be having one head and one plan for the whole group. Similarly, the CEO of the organization, the top official of the organization, will have one head and one plan for the whole group, right? So, what is this principle actually saying? One group of activities having same objective, right? One group of activities having same objective should have what they should have one head and one plan। उनके पास क्या होना चाहिए? वन हेड एंड वन प्लान होना चाहिए। इसी को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत डार्क में लिखा हुआ है, ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड वन प्लान, जो मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया, राइट? और हम ये पढ़ चुके हैं, एन ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स, अभी देखा भी हमने। ऑल यूनिट्स वर्क टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, वो भी अभी हमने देखा। शुड बी वर्किंग इन अ फोकस एंड कोऑर्डिनेटेड मैनर। याद रखना, अगर कॉज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है तो रिजल्ट विल बी, व्हाट विल बी द रिजल्ट? द रिजल्ट विल बी यूनिटी ऑफ एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन। और आप ये भी कह सकते हो कि अगर इफेक्ट, अगर आपके लिए इफेक्ट जो है वो यूनिटी ऑफ
एक्शन एंड डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन है, यानी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी ऑफ एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन है। ये अगर इफेक्ट है, रिजल्ट है, तो इसका रीजन ये है दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज फॉलोइंग यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो। बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए कि ये बात आप हमें समझाइए। वैसे आप वीडियो को दोबारा देखेंगे तो भी आपको ये बात समझ में आ जाएगी, राइट। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल का नाम क्या है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। सबसे पहले लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अथॉरिटी एंड देन लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अथॉरिटी? अथॉरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड ऑब्टेन ओबीडियंस। मतलब एज अ सुपीरियर मेरे को राइट है, मेरे को अथॉरिटी है अपने सबॉर्डिनेट को ऑर्डर्स देने की, और साथ में ये भी कि दैट द सबॉर्डिनेट विल फॉलो माय ऑर्डर्स, ऑब्टेन ओबीडियंस। देखिए कितने प्यार से, कितना ब्यूटीफुली चीजों को एक्सप्लेन किया गया है। अथॉरिटी टू टाइप्स की होती है, दो तरीके की, ऑफिशियल अथॉरिटी और पर्सनल अथॉरिटी। मैं ये कहूंगी कि बहुत सारे लोग सेम पोस्ट पे काम करके जाते हैं, राइट। तो वो anyone appointed to that post is having official authority, right। और पर्सनल अथॉरिटी जो होती है वो एज अ मैनेजर, एज अ लीडर, मेरी अपनी पर्सनालिटी की वजह से होती है। एज अ पर्सन मेरी पर्सनालिटी के कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं, कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं विच कीप्स मी डिफरेंट, या which gives me a different impact on others, right। So that is about official and personal authority। तो अथॉरिटी क्या है? राइट टू कमांड सबॉर्डिनेट्स, गिव ऑर्डर्स एंड ऑब्टेन ओबीडियंस। तो फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली अराइजेस आउट ऑफ अथॉरिटी। जब अथॉरिटी दी जाती है, मतलब मुझे कोई पावर दिया गया है, राइट, तो तब मैं ये कहती हूँ कि मेरे पास रेस्पॉन्सिबिलिटी आई है उस काम को कंप्लीट करने की। मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ, स्पाइडरमैन का जो फर्स्ट मूवी है ना, पहला वाला, उसमें एक एग्जांपल है, विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। तो अथॉरिटी के साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है। अगर हम रेस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करना चाहें तो इसका मीनिंग है ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट अ टास्क। क्या मीनिंग है इसका? ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट अ टास्क, ऑब्लिगेशन, राइट, टू कंप्लीट अ टास्क। यस, ये इसका मीनिंग होता है, राइट। सो ये तो बात हो गई बेटा मीनिंग की, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अथॉरिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी ये नहीं बताया गया है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा तो है नहीं कि हेनरी फ्योल ने अथॉरिटी का मीनिंग बता दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग बता दिया, ये प्रिंसिपल हो गया। तो प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ये है कि देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ना तो ऐसा होना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है अथॉरिटी कम है, ना ऐसा होना चाहिए कि अथॉरिटी कम है अथॉरिटी ज्यादा है रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है। रीजन क्या है? थोड़ा सा ध्यान से समझिए, राइट। अगर किसी के पास अथॉरिटी ज्यादा है, पावर ज्यादा है, लेकिन उसके इक्विवेलेंट आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, then what will be the effect? You are going to, the person is going to actually make misuse of authority। आप ये चीज अपनी रियल लाइफ में कहीं पर भी इस चीज को आप नोटिस कर सकते हैं कि अगर अथॉरिटी ज्यादा होगी तो वो मिसयूज होगी, राइट। और सपोज कीजिए कि अथॉरिटी कम है, राइट। क्या हो रहा है कि अथॉरिटी सपोज कीजिए कम है और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ज्यादा है, तो क्या होगा? नो पर्सन विल बी एबल टू कंप्लीट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने मुझे काम करने के लिए अथॉरिटी नहीं दी, तो मैं काम कैसे कंप्लीट कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, राइट। तो क्या होना चाहिए? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी? द प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेज there should be balance between authority and responsibility। Why? Because this is going to actually ensure that authority is not misused। अगर बैलेंस होगा तो अथॉरिटी मिसयूज नहीं होगी, एंड मैनेजर शुड हैव नेसेसरी अथॉरिटी टू कैरी हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी। इतनी अथॉरिटी है हमारे पास
कि हम जो है अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब मुझे कोई टास्क दिया गया, उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए मुझे जो रिसोर्सेज चाहिए, सबॉर्डिनेट चाहिए, पावर्स चाहिए, वो पावर मेरे पास है तो मैं वो काम अच्छे से कर पाऊंगी, नहीं है तो मैं वो काम नहीं कर पाऊंगी, राइट। अब बात आती है हमारे नेक्स्ट प्रिंसिपल की, लेकिन उससे पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं नहीं चाहती कि इस लाइन को मिस किया जाए, आप जरा यहाँ पर फोकस कीजिएगा। अ मैनेजर शुड हैव राइट टू पनिश द सबॉर्डिनेट। मैनेजर के पास राइट होना चाहिए पनिश करने का सबॉर्डिनेट को, क्योंकि उसका वो अगर काम कंप्लीट ना करके दे तो क्या होना चाहिए, राइट टू पनिश सबॉर्डिनेट। बट कब, who is given a chance to present his case, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, he is given a chance to present his case। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, केस का क्या है, केस नो उसने प्रेजेंट कर दिया, तो यहाँ पर एक और बहुत ही अच्छा सा जो है यहाँ पे एक बात कही गई है, वो ये है, right to punish the subordinate for willfully not obeying a legitimate order। कौन से सबऑर्डिनेट को आप पनिश कर सकते हो, जो विलफुली जानबूझ के एक लेजिटिमेट ऑर्डर को फॉलो ना करे, लेकिन एक बार उसको चांस दे दो कि वो अपनी बात को कंप्लीट कर सके, हो सकता है कोई जेन्युइन रीजन हो जिसकी वजह से जो है वो अपनी बात को कंप्लीट नहीं कर पाया है। सो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी सेइंग, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी इज सेइंग दैट देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम आ रहे हैं हमारे नेक्स्ट प्रिंसिपल पे। आई टेल यू दीज आर सच ब्यूटिफुल प्रिंसिपल्स, ये इतने प्यारे हैं, ये आपको एज अ मैनेजर, एज अ लीडर काम आएंगे, ये आपको लाइफ में भी बहुत काम आएंगे। किसी भी पोस्ट, किसी भी पोजीशन पे चले जाइए, बिजनेस स्टडीज हमेशा आपके काम आती है, लाइफ स्किल सिखाती है बिजनेस स्टडीज, राइट। ये क्या है, जो हमारी फर्स्ट पिक्चर है वो क्या बताती है, सेंट्रलाइजेशन बताती है, पिक्चर ए। पिक्चर बी क्या बताती है, डिसेंट्रलाइजेशन बताती है। यहाँ पर भी पिक्चर ए क्या बता रही है, सेंट्रलाइजेशन बता रही है। पिक्चर बी क्या बता रही है, डिसेंट्रलाइजेशन बता रही है। लेकिन ये पिक्चर्स हमारी कॉन्सेप्ट को ज्यादा क्लियर नहीं करती है, तो फिर हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, पहले समझते हैं मीनिंग ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। Centralization is concentration of decision making power, concentration of decision making power, authority in the hands of top level management, है ना। अगर सारे important decisions लेने के लिए हमें टॉप लेवल मैनेजमेंट को, इनफैक्ट एक बार तो रूटीन डिसीजंस लेने के लिए हमें टॉप लेवल मैनेजमेंट का कंसेंट लेना जरूरी है, then it is centralization, right? But if the same decision making power is distributed to various levels of management, then we call it as decentralization, right? ध्यान रखना, no organization can be completely centralized and no organization can be completely decentralized. Yes, degree of centralization and degree of decentralization varies from organization to organization. It actually depends upon the nature and size of organization. किस तरीके की organization है, आप कितना centralization रखना चाहते हैं, decentralization रखना चाहते हैं, that will completely depends upon the nature and size of the organization, right? मैंने अभी कहा dispersal of decision making authority to the various levels of management is known as decentralization. That dispersal of decision making power will depend upon the level to which it is transferred. ऐसा नहीं है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के पावर्स मिडिल लेवल मैनेजमेंट को दे दिए जाएंगे, लेकिन मिडिल लेवल पे काम करने के लिए जितने पावर्स दिए गए हैं और उसके लिए अगर आपको टॉप लेवल को बार बार कंसल्ट नहीं करना पड़ रहा है तो हम कहेंगे कि देयर इज डिसेंट्रलाइजेशन, राइट। अब अगेन ये तो प्रिंसिपल हो गया, नहीं सॉरी, ये तो मीनिंग हो गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रलाइजेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो फिर प्रिंसिपल क्या है, सो प्रिंसिपल क्या है, इतना अगेन इतना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है एज पर हेनरी फ्योल, राइट। व्हाट इज ही सेइंग, दैट द use of the concept of decentralization, the use of the concept of decentralization is this, that we can decide the involvement of subordinate in the organization। अगर आप चाहते हो कि सबॉर्डिनेट का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप क्या करोगे, आप डिसेंट्रलाइज करोगे, डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन विल बी मोर।
अगर आप ये चाहते हो कि सबॉर्डिनेट्स का इन्वॉल्वमेंट लिमिटेड हो ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप क्या करोगे, आप ऑर्गेनाइजेशन को सेंट्रलाइज रखोगे. सो अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल, देयर इज अ नीड टू बैलेंस सबऑर्डिनेट्स इन्वॉल्वमेंट. आपका डिसीजन होगा, पॉलिसी डिसीजन है ये फ्लेक्सिबल है, राइट right? आप चाहो तो कितना सेंट्रलाइज करना है, 40-60, 60-40, 30-70, आपकी मर्जी है, राइट. सो according to Fayol, there is a need to balance subordinates involvement through decentralization, right, with managers retention of final authority through centralization. जैसा मैंने अभी कहा, कोई ऑर्गेनाइजेशन फुल्ली सेंट्रलाइज या फुल्ली डिसेंट्रलाइज नहीं हो सकती. तो कितना रिटेंशन ऑफ अथॉरिटी होगा और कितना डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी होगा, वो ये डिसाइड करेगा कि what will be the role of subordinates in the organization. अब आ रहे हैं हम अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल पे, एंड द नेम ऑफ द प्रिंसिपल इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. अपने आप में ये भी एक सेंटेंस है, ये अपने आप में बहुत सारी चीजों को क्लियर कर रहा है, राइट. व्हाट इज दिस सेइंग? क्या सबऑर्डिनेट है? इंडिविजुअल इंटरेस्ट सबऑर्डिनेट है. तो फिर सुपीरियर क्या है? जनरल इंटरेस्ट सुपीरियर है. मतलब इफ यू हैव ऑप्शन, है ना, यू हैव चॉइस और यू आर इन अ डिलेमा. डिलेमा कब होता है? दैट यू हैव टू टेक अ डिसीजन. आपको क्या करना है? आपको डिसीजन लेना है. क्या डिसीजन लेना है आपको? कि एक डिसीजन ऐसा है जो ऑर्गेनाइजेशन के, या फिर मैं ये कहूंगी कि जो ग्रुप के इंटरेस्ट में है. किसके इंटरेस्ट में है? ग्रुप के इंटरेस्ट में है, राइट. और दूसरा डिसीजन जो है वो एज एन इंडिविजुअल आपके इंटरेस्ट में है. ऐसे में आपको क्या करना है? प्रिंसिपल है ना, गाइडलाइंस टू एक्शन है भाई. स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन तो देता ही नहीं है, वो तो कह रहा है गाइडलाइन टू एक्शन है. तो यहाँ पर गाइडलाइन क्या है? टेक दैट डिसीजन, टेक दैट डिसीजन which is actually in the favor of, which is actually in the favor of group, which is actually in the favor of company. एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है, रेगुलर क्वेश्चन है, जो कि बार बार अपने टेक्स्ट बुक्स में या अपने एग्जाम्स में आता रहता है. एक मैनेजर है, उसका बेटे के पास जो है कुछ सामान है, वो भी सप्लायर है, और एक हमारा रेगुलर सप्लायर है. ऐसे में आप किससे परचेज करना चाहोगे? मैनेजर के बेटे से परचेज करना चाहोगे, या आप जो है अदर सप्लायर से करना चाहोगे? मैनेजर के बेटे से करोगे तो पर्सनल फायदा होगा मैनेजर को, है ना, लेकिन अगर बाहर से कहीं से लोगे तो ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा. तो सबऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे? सबऑर्डिनेट है यहाँ पे आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट, और सुपीरियर क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट. एक बात तो मैं बताना भूल ही गई कि मैनेजर का बेटा हमें महंगा यानी कि कॉस्टली प्रोडक्ट ऑफ सेम क्वालिटी दे रहा था, जबकि जो हमारा रेगुलर सप्लायर है वो हमको कम कीमत पे सेम क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा था. सो दैट वाज एक्चुअली द डिफरेंशिएटर आल्सो, राइट. सो अब आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट प्रिंसिपल पे, जो कि आज के वीडियो के लिए लास्ट है. दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, राइट. इसके वैसे कई एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हेनरी फेयोल, राइट. सो हेनरी फेयोल क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज. व्हाट इज ही सेइंग? ही इज सेइंग दैट द एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज्ड. व्हाट इज एम्प्लॉय टर्नओवर? पहला क्वेश्चन तो हमारा ये हो जाता है कि व्हाट इज एम्प्लॉय टर्नओवर? एम्प्लॉय टर्नओवर मींस द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लीविंग एन ऑर्गेनाइजेशन इन अ ईयर. एक साल में कितने लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाते हैं, ये होता है एम्प्लॉयज टर्नओवर, राइट. According to Henry Fayol, this should be minimized, right? Personnel should be selected. अब इसमें उनको क्या कहते हैं कि जो हमारे पर्सनल है, देखो ध्यान से देखो, कुछ चीजें सिमिलर हैं. किनकी सिमिलर है? हेनरी फ्योल की और एफ डब्ल्यू टेलर की. अगर आपको याद हो, एफ डब्ल्यू टेलर का डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू द बेस्ट ऑफ हिज एफिशिएंसी, उसमें वो यही कहते हैं कि एम्प्लॉयज को बहुत साइंटिफिकली सेलेक्ट कीजिए, फिर उनको ट्रेनिंग दीजिए, उनको अपने हिसाब से पुटअप कीजिए, राइट. और यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, इस प्रिंसिपल में कहा गया है दैट द एम्प्लॉयज शुड बी सिलेक्टेड एंड अपॉइंटेड आफ्टर रिगरस प्रोसीजर. अच्छा डिफिकल्ट प्रोसीजर फॉलो कीजिए, स्ट्रिक्ट प्रोसीजर फॉलो कीजिए, उसके बाद सेलेक्ट कीजिए. वंस सेलेक्टेड, एक बार सेलेक्ट हो गए, यू शुड कीप देम इन देयर पोजीशन फॉर अ फिक्स्ड टेन्योर. 5 साल, 6 महीने, 1 साल के लिए आप उनको समय दीजिए. Let them adjust, let them understand the organization, let them allow them to show
their performances to work better, right? So there should be a stability of tenure. कुछ ना कुछ फिक्स टाइम पीरियड होना चाहिए. ये नहीं है कि आज मैंने अपॉइंट किया, कल तुमने गलती करी तो तुम तो नालायक हो, निकल जाओ यहाँ से. नो, गिव देम सम टाइम टू सेटल डाउन. इसीलिए आप देखेंगे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोबेशन पीरियड होता है, कहीं 6 मंथ्स का, 1 मंथ का, 1 ईयर का, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ वर्क यू आर डूइंग, राइट? सो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर जो है वो यहाँ पे फॉलो करना है. सो दिस इज गोइंग टू हेल्प. देखिए इससे क्या फायदा है जो डायरेक्टली हेनरी फ्योल ने लिखे हैं, वो ये है कि दिस इज गोइंग टू सेव योर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग कॉस्ट, राइट? वो आपकी जो है सिलेक्शन, ट्रेनिंग और रिक्रूटमेंट कॉस्ट को बचाएगा. मैं अपनी तरफ से, अपने एक्सपीरियंस से एक बात आपसे और कहना चाहूंगी, राइट? वो ये है कि दिस इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू इन हैविंग अ लॉयल स्टाफ. आपके पास एक लॉयल स्टाफ होगा, ट्रेन्ड स्टाफ होगा, ट्रस्टवर्दी स्टाफ होगा, टेस्टेड स्टाफ होगा. ये सब आपके इनडायरेक्ट फायदे हैं. सो दिस इज अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल. आज के इस वीडियो में हम 7 प्रिंसिपल्स डिस्कस कर चुके हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.